पिछले क्लास में हमने आप लोग को पढ़ाए थे कर्व फार्मूला। क्या था याद होगा सभी को? μ2 बाय भी माइनस μ1 बाय यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। एक बार फिर समझ लीजिएगा। हम पिछले क्लास में आप लोग को कर्व फार्मूला के विषय में चर्चा किए थे। हमने सिंपली पढ़ाए थे μ2 बाय भी माइनस μ1 बाय यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। μ2 बाय भी माइनस μ1 बाय यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। इसके लिए हमने डेरिवेशन भी बता दिए थे, याद ही होगा आप लोग को कि हम लोग क्या करते हैं, एक कर्व सरफेस लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मानते हैं। एक तरफ एयर होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लेते हैं। ऑब्जेक्ट μ1 में होता है, इमेज μ2 में बनता है। और हम जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वह कहाँ से पास करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से। तो हमने दो ट्रायंगल लिए थे, दोनों ट्रायंगल में आउटर एंगल का वैल्यू सम ऑफ टू इनर एंगल के बराबर होता है। फिर हमने स्नेल्स लॉ एम पॉइंट पे दिखाए थे और वहाँ से प्रूव्ड किए थे फार्मूला μ2 बाय भी माइनस μ1 बाय यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। अब देखिए कुछ इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेंस मेकर को समझने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव जैसे हम पढ़ाए थे μ2 याद है, μ2 बाय μ1, μ2 बाय μ1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। बहुत बार पूछा हुआ है बाबू बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में। जैसे हमने रटाए थे आप लोग को μ2 का फार्मूला क्या बोले थे, बोलिए इसको क्या पढ़ते हैं? RI। RI का मतलब समझ रहे हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और इसका फार्मूला हमने पढ़ाए थे, क्या फार्मूला था? μ2 बाय μ1, μ2 बाय μ, ये पढ़ा दिए थे। अब देखिए इसमें कैसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी समझना है आप लोग को। तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरीका से, देखिए लिखिएगा क्वेश्चन ही है, ये ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछे जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to वाटर। इसको लिखना होगा तो ऐसे लिखेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास यहाँ दीजिएगा और वाटर आप लोग इधर दीजिएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बोलिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो बोर्ड में ये लिखेगा म्यू W इधर रहेगा इधर, तो जो राइट रहेगा उसको ऊपर लिखना, उसको ऊपर, तो म्यू ग्लास। अब क्या कर देंगे बाबू? म्यू वाटर। क्लियर हो गया? अब देखिए आप जानते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 3/2, वाटर का 4/3। इसको अगर करते हैं हम लोग तो क्या होगा बाबू बोलिए? 3 × 3/2 × 4, तो ये कितना होगा? 9/8। लिख लीजिए, ये बोर्ड में बराबर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, देखे भी होंगे आप लोग और क्वेश्चन बैंक पलटे होंगे तो। देखिए सिंपल दिमाग में सेट करना है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे देना और जिसका कहेगा उसको ऊपर दीजिएगा। इसको लिखा जाता है राइट तरफ जो रहेगा उसको ऊपर दीजिएगा और लेफ्ट तरफ जो रहेगा उसको नीचे दीजिए। बोर्ड में ऐसे ही लिख करके देता है क्वेश्चन, और मैक्सिमम विद्यार्थी गलती करके चलाता है, क्योंकि ये आपको हमेशा सेट होना चाहिए
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय वाटर। लिख लिए इसको, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन इसी पे दे रहे हैं, इस बार सही सही आप लोग बनाइएगा। पढ़ें थोड़ा जल्दी। अच्छा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाए थे 2.4। 2.4 ग्लास का तो जान ही रहे हो, 3/2 या 1.5 लिखिए। ये सब क्वेश्चन है बोर्ड का ऑब्जेक्टिव। धीरे धीरे सभी को रटते चल जाइए आप लोग। हम 5 से 7 दिन के अंदर लॉन्ग शॉर्ट बोल देंगे, कौन कौन इम्पोर्टेंट है उसको रटना भी है, और हम खुद भी क्लास में लिख लिख करके रटाएंगे। अब चालू कर देते हैं जल्दी, 5-7 दिन में सब खत्म हो जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम सिलेबस से हटल है, फिर भी हम पढ़ा देंगे क्योंकि उसका कुछ चीज़ जानना चाहिए। अगर साइंस पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए स्काई वेव होता क्या है, ग्राउंड वेव क्या होता है, 1 पॉइंट क्या होता है, 1 टू मेनी 1 क्या होता है। थोड़ा बहुत बेसिक उसका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में उस सब का बहुत यूज है कम्युनिकेशन का। अभी जितने भी हम लोग देख रहे हैं सब क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम ही है ना बाबू। कम्युनिकेशन सिस्टम पे ही मोबाइल नेटवर्किंग वो सब जो है। कौन आवाज़ कर रहा है? इस पे काम करता है कम्युनिकेशन सिस्टम पे। तो लिखिएगा इसके बाद नेक्स्ट, इसी में आप लोग लिखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन टाइप का ही दे रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड with respect to ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। कैसे लिखेंगे बाबू इसको? इसको लिखना है, इधर क्या लीजिएगा बोलिए? इधर डायमंड दीजिएगा, इधर क्या दीजिएगा? ग्लास। ऊपर क्या लिखोगे? म्यू डायमंड पे म्यू ग्लास। डायमंड का कितना होता है बाबू? 2.4 और ग्लास का 1.5। इसको कैलकुलेट करिएगा, हटाइए पॉइंट। 24/15 कट जाएगा 8/5। 8/5। तो ये सब क्वेश्चन देता है। एक बाबू टर्म को समझना पड़ेगा अभी आप लोग को। जैसे आप लोग सुने होंगे नाम, सबका वैल्यू अलग अलग होता है। लेटरल शिफ्ट नाम सुने हैं? लेटरल शिफ्ट फार्मूला जान लीजिए खाली। लेटरल शिफ्ट होता क्या है? तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम थोड़ा सा का बनाएंगे, दिखाते हैं आप लोग को अभी। लेटरल शिफ्ट तो हेडिंग दीजिएगा बाबू, लेटरल शिफ्ट। थोड़ा हमें चलो, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट का चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए करना क्या होता है आपको? देखिए ध्यान से, एक स्लैब लेते हैं बाबू। ये एक स्लैब है। इस स्लैब का थिकनेस मान लीजिए टी दिया हुआ है। इस स्लैब का थिकनेस कितना है बाबू? टी, यानी मोटापा इसका टी है।
अब एक रे मान लीजिए यहाँ से आ रहा है, तो ये रे जो आते हैं इसको कौन सा रे कहते हैं? इंसिडेंट। अगर ये यहाँ कुछ भी ना होता तो ये रे सीधा निकल जाता इधर से, नहीं निकल जाता बाबू। लेकिन यहाँ पे जैसे ये रे यहाँ आता है, एक डेंसर मीडियम इसको दिखाई देता है। कौन सा मीडियम दिखाई देता है बाबू? डेंसर। तो डेंसर मीडियम, ये इंसिडेंट एंगल आई है। क्या ये सम एंगल से क्या करेंगे? डेविएट कर जाएंगे। और ये किसके तरफ झुकेंगे बाबू? नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा। तो ऐसे आ गया मान लीजिए। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और फिर जैसे ही डेंसर मीडियम से रेरर में जाएगा, ये फिर क्या होगा? तो इसी को किसके नाम से हम लोग जानते हैं? लेटरल शिफ्ट के नाम से। किसके नाम से? ये क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अगर ये ना होता तो ये रे सीधे चला जाता। अब देखिए ध्यान से, ये फार्मूला याद रखिएगा, बोर्ड वोर्ड में फार्मूला कभी यूज कर देता है। ये इंसिडेंट एंगल आई है बाबू, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है? आर। तो शिफ्ट की बात करोगे तो ये एंगल कितना होगा? जल्दी बोलिए। ये एंगल बाबू आई माइनस आर। तो ये शिफ्ट जो करेगा एंगल, वह कितना करेगा? आई माइनस आर। फोटो बना लीजिएगा सब लोग। और लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला होगा बाबू, यहां से लिख लीजिए। लेटरल शिफ्ट का चर्चा हम लोग करेंगे अभी। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेटरल शिफ्ट पे। लेटरल शिफ्ट का हम चर्चा कर रहे हैं। तो थिकनेस कितना है इसका बाबू? टी। तो लेटरल शिफ्ट की बात करिएगा तो इसका सिंपल फॉर्मूला होगा टी इंटू, अब देखो साइन पहले आता है, साइन का आता है पहले, तो साइन को कहाँ रखोगे? ऊपर में। तो साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? स्लैब का थिकनेस, ये किसका थिकनेस है? थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब। तो स्लैब का थिकनेस टी इंटू साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। लेटरल शिफ्ट का सिंपल फॉर्मूला होता है थिकनेस ऑफ स्लैब इंटू साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। थिकनेस ऑफ स्लैब साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। लिख लीजिए तो इसको, थिकनेस ऑफ स्लैब इंटू साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर, साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। ये याद रखिएगा फॉर्मूला। बोर्ड में कभी कभी सीबीएसई वाले को बिहार बोर्ड में भी दे सकता है। लेटरल शिफ्ट की बात करेंगे तो सिंपल फार्मूला सेट करिएगा दिमाग में कि लेटरल प्रूव्ड भी कर सकते हैं, मत करिए। लेटरल शिफ्ट का फार्मूला होता है स्लैब का थिकनेस साइन ऊपर में रखना है, तो साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर, साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर, साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। यहाँ से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कल हम एक ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे, रात में देखे होंगे 1% गैल्वेनोमीटर से 1% शंट से गैल्वेनोमीटर से पास करता है। वह क्वेश्चन आईआईटी में पूछता था, लेकिन रिसेंट इधर देख रहे हैं हम बोर्ड में आपको 9 बार पूछ चुका है वो क्वेश्चन। जैसे 1/10 दे देता है, 1/100 दे देता है। तो कल 1/100 पे एक क्वेश्चन करवा रहे थे, उसका फार्मूला होता है G/n-1। ये पहले आईआईटी का फेवरेट होता था, बोर्ड का फेवरेट हो गया है। G/n-1 का टर्म में पढ़ाए थे, n के बदले 100 पुट कर देता तो G/99 हो जाएगा। कल हम शाम में रात में पढ़ाए थे, मैग्नेट का क्वेश्चन था, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर।
तो बाबू उसी तरीका से आजकल ये भी फार्मूला पूछता है, लेटरल शिफ्ट का फार्मूला क्या होगा? स्लैब का थिकनेस टी इंटू साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर, स्लैब का थिकनेस टी इंटू साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर, स्लैब का थिकनेस टी इंटू साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। लेटरल शिफ्ट याद हो गया सबको? लेटरल शिफ्ट का फार्मूला क्या होता है? टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर, टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। बाबू इसी के मदद से हमें एपरेंट डेप्थ का चर्चा करना होता है, या एपरेंट शिफ्ट का। सुनिएगा ध्यान से, एपरेंट शिफ्ट दो तरीका का हो सकता है बाबू। अगर मान लो ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में है और रे डेंसर से पास कर रहा है, तो वहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा लेटरल शिफ्ट की बात करिएगा, तो उसका सिंपल फार्मूला होता है उस स्लैब का थिकनेस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। ये फार्मूला है। 10 गो रहेगा तो T1 इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू 1, T2 प्लस 1 बाय 1 माइनस 1 बाय म्यू 2 प्लस T3 इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू 3 डॉट डॉट इसी तरीका से। अब सुनिए, कभी कभी उल्टा करता है, ऑब्जेक्ट डेंसर में रहेगा, सब बोर्ड का खूब फेवरेट, अभी दिखाएंगे। ऑब्जेक्ट डेंसर में रहेगा, इमेज कहाँ बनेगा बाबू, या शिफ्ट कहाँ करेगा? रेरर में। तो वहाँ पे शिफ्ट का सिंपल फार्मूला होता है, क्योंकि अब डेंसर में है तो टी इंटू म्यू माइनस 1, टी इंटू, लिखिएगा बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिए इसको, लेटरल शिफ्ट टी इंटू साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। चलिए लिखिएगा, इसके बाद फार्मूला खाली याद रखना। एपरेंट शिफ्ट, एपरेंट शिफ्ट, एपरेंट शिफ्ट की बात कर रहे हैं। एपरेंट शिफ्ट चाहे कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग हो बाबू, चाहे कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग हो, चाहे कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग। देखिए, और कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब जान रहे हैं, यानी जो मिलता है, कन्वर्जिंग और कन्वर्जिंग। अब समझिएगा बाबू, ये एक स्लैब लिए हैं, इस स्लैब का थिकनेस मान लो टी है, इस स्लैब का थिकनेस क्या है बाबू? टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। ये रे ऐसे है, अब देखिए एक रे ऐसे आ रहा है, ऊपर से एक रे आया, उसके बाद ये किस मीडियम में जाएगा बाबू? डेंसर में ना, तो थोड़ा नॉर्मल सीधे नहीं जा करके थोड़ा बेंड करेगा ऐसे, फिर इसके बाद यहाँ गया, फिर इधर ऐसे चला जाता है, तो ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो शिफ्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा इसका, इसमें शिफ्ट की बात करिएगा तो इसका सिंपल फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखना बाबू, टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, टी इंटू 1 माइनस 1 बाय, चाहे कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग, चाहे कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग, चाहे कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग। फॉर डाइवर्जिंग की भी बात करिएगा, फॉर या और में डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग की भी बात करते हैं तो शिफ्ट की बात करिएगा, तो शिफ्ट का सिंपल फार्मूला याद रखना, थिकनेस स्लैब का इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, थिकनेस स्लैब का इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, थिकनेस स्लैब का इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, थिकनेस स्लैब का इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। थिकनेस स्लैब का इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, थिकनेस स्लैब का इंटू 1 माइनस 1 बाय। जब भी आपसे एपरेंट, एपरेंट का मतलब रटा चुके हैं, झूठा, एपरेंट का मतलब झूठा होता है, जो अपने आप शिफ्ट कर जाता है उसी को हम लोग एपरेंट कहते हैं। और एपरेंट याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई पूछेगा तो सिंपली दिमाग में सेट कर दीजिएगा, टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। चाहे कन्वर्जिंग हो बाबू, ध्यान में रखिएगा,
ऑब्जेक्ट है एरर में और इमेज रे कहाँ से पास कर रहा है? डेंसर से। ऑब्जेक्ट है एरर में लेकिन क्योंकि ये देखो ये जो स्लैब है ये डेंसर में, ये स्लैब कहाँ है? तब जब रे उससे पास करेगा तब शिफ्ट का फॉर्मूला होता है T इंटू 1 माइनस 1/μ। लेकिन अगर ये स्लैब में ये जो स्लैब दिया है बाबू इसके अंदर एयर दे दें, इधर भी मीडियम इधर भी मीडियम, नहीं होता है कि मान लीजिए हर तरफ मीडियम है, अब बीच में कोई स्लैब हम रख दिए हैं, उस स्लैब में सिर्फ क्या है? एयर, तो वहां शिफ्ट चेंज कर जाएगा, वहां पे शिफ्ट का फॉर्मूला होगा T इंटू म्यू माइनस 1। दो वर्ड देखो, सुनो एक बार ध्यान से। अभी बाबू इधर एयर है, इधर क्या है? इधर भी क्या है? और ये स्लैब के अंदर में मीडियम है, स्लैब के अंदर में। फिर सुनो ध्यान से, पूरा सराउंडिंग में एयर भरा पड़ा है, 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 और मीडियम वह स्लैब के अंदर है, स्लैब के अंदर। तो वहां पे लेटरल शिफ्ट की बात करेंगे बाबू, या एपरेंट शिफ्ट की बात, एपरेंट शिफ्ट की बात करेंगे तो क्या होगा? T इंटू 1 माइनस 1/μ, T इंटू 1 माइनस 1 ध्यान में सेट हो गया। पूरा सराउंडिंग है और जो स्लैब है उसके अंदर में म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एपरेंट शिफ्ट की बात करोगे बाबू, चाहे कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग, तो इसका एक ही फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? T इंटू 1 माइनस 1/μ, T इंटू T इंटू T इंटू T इंटू T इंटू T इंटू 1 माइनस 1/μ। बड़ी पूछता है बोर्ड में, डायरेक्ट देखा होगा क्वेश्चन। ये स्लैब के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और सराउंडिंग में एयर है, तब क्या होगा? शिफ्ट की बात करोगे तो T इंटू 1 माइनस 1/μ, T इंटू 1 माइनस 1 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 T इंटू 1 माइनस 1। याद हो गया? अगर मान लीजिए बाबू इसी में दूसरा ऐसे भी तो हो सकता है, बड़े ऐसे भी तो हो सकता है बाबू कि दूसरा, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये स्लैब है, अब इस स्लैब के अंदर में एयर को भर दिए बाबू। किसको भर दिए हैं? एयर को। अब देखो जो आपका स्लैब थिकनेस है उसी के अंदर एयर है, इधर भी क्या है? म्यू, इधर भी क्या है? म्यू। अगर बाबू इधर भी सराउंडिंग भी म्यू, इधर भी म्यू, अगर इससे कोई रे पास करता है तब शिफ्ट की बात करेगा, तो इसमें शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी बोलिए। इसमें अगर शिफ्ट की बात करेगा बाबू तो सिंपल याद रखना, स्लैब का थिकनेस T इंटू म्यू माइनस और कुछ नहीं, T इंटू म्यू माइनस 1, 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 T इंटू म्यू माइनस 1। कब? जब स्लैब के अंदर में एयर रहेगा और दोनों साइड क्या रहेगा? मीडियम। इसको याद रखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अगर स्लैब के अंदर में एयर रहे, अगर स्लैब के अंदर में एयर रहे, अगर स्लैब के अंदर में एयर रहे, सराउंडिंग मीडियम से भरा पड़ा रहेगा, तब शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? T इंटू म्यू माइनस 1, T इंटू T इंटू T इंटू T इंटू T इंटू T इंटू T इंटू। लेकिन अगर इसके अंदर में स्लैब के अंदर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा तब क्या होता है? T इंटू 1 माइनस 1/μ। दोनों फार्मूला रट जाएगा, कोई ना कोई एक कन्फर्म देगा, चाहे ये दे चाहे वो दे, ये गारंटी नहीं रहता कौन दे देगा। हम लोग भी तब ना 300 के अप्रोक्सीमेशन ऑब्जेक्टिव लिखाते तो उसमें 100% पूछ देता है, क्योंकि फिक्स रहता है ऑब्जेक्टिव, बाहर नहीं जाता है। लेकिन वही रटना होगा आपको, क्योंकि बिना रटले बाबू कुछ होने से रहा नहीं। सब फार्मूला, क्योंकि इतना 300 कम नहीं होता है, एक एक चीज़ को बार में दिमाग में सेट होना चाहिए। बहुत लोग भूल गए होंगे, बहुत सारे टर्म को भूल जाता है। कल हम पूछ दिए किसी बच्चे से
किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है? किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है। उसके बाद बताइएगा आप लोग हमें लेंज लॉ क्या देता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। अच्छा, कैपेसिटर में एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू भी क्यू स्क्वायर बाय 2c। 3 फार्मूला बोले थे, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू भी क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्लियर है? अच्छा, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हाफ LI स्क्वायर, बिल्कुल सही। एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। अच्छा, इसमें अगर कोई पूछेगा कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी, तब बिल्कुल सही है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और ई को क्या लिख सकते हैं? V/D का होल स्क्वायर, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाय D स्क्वायर। ये सब याद होना चाहिए, जैसे इनको याद उसी तरीका सबको याद होना चाहिए। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को भराने से कैपेसिटेंस बढ़ता है घटता है? क्या होता है? बढ़ता है। अगर पूरा भर देंगे तो K टाइम्स बढ़ेगा, पूरा भर देंगे तो K टाइम्स बढ़ेगा। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, मेटल का इनफाइनाइट। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हम पूछ पाछ करते हैं कुछ चीज़। सुनिएगा ध्यान से सभी लोग, कल ही परसों पढ़ाए हैं इसीलिए हम पूछ रहे हैं। सब लोग बोलिएगा ध्यान से। आप कल 2 दिन से ऑब्जेक्टिव हम रटाना स्टार्ट कर दिए, थोड़ा करके, अभी ज़्यादा नहीं टाइम दे रहे हैं, थोड़ा ही टाइम दे रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ही याद होगा, एकाएक नहीं याद होता है। चलिए उसमें आप लोग हमें बताएंगे सिंपली। कल परसों एक क्वेश्चन करवाए थे कि करंट को दुगुना कर दिया जाए और रेडियस को आधा कर दिया जाए, तो बताइए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो सुन लो ध्यान से। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला NIA होता है, NI। तो N हो गया नंबर ऑफ टर्न, I हो गया करंट, A हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला πr², क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला। यानी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर का। तो जैसा रहेगा कर देना। उसके बाद सुनिए ध्यान से, हम ही पढ़ाए थे कल भी। एक चीज याद रखिएगा, डिफ्लेक्शन बड़ी पूछा गया है। डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल डिफ्लेक्ट करते हैं, वह डिफ्लेक्शन को जी से नाम, गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को थीटा कहते हैं। तो थीटा क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अच्छा, अगर करंट सेंसिटिविटी की बात करते थे तो क्या करते थे? थीटा बाय करंट, कल ही बताए हैं। अगर करंट सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन को थीटा के नाम से, किसके नाम से? थीटा के नाम से। तो करंट सेंसिटिविटी कहेगा तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी कहेगा तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। क्लियर हो गया? ये सब थोड़ा धीरे धीरे अब रटना स्टार्ट करिए आप लोग, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला पूछेगा तो हम कल बताए थे म्यू क्रॉस बी या M क्रॉस बी दोनों बोल सकते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को म्यू के नाम से जानते हैं, जिसका वैल्यू NIA होता है। पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सर्कुलर लूप के केस में 2πm/QB, 2πm/QB। पिच का फॉर्मूला 2πmv cos θ/QB, 2πmv cos θ/QB। उसके बाद रेडियस का फॉर्मूला इसी के केस में
आर बराबर एम भी साइन थीटा बाय क्यू बी, आर बराबर एम भी साइन थीटा बाय क्यू बी, सब रटाए थे बाबू। पिच होता क्या है, बोर्ड में 2 नंबर में पूछता है। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ट्रेवल डिस्टेंस को क्या कहते हैं, पिच। मोबाइलिटी क्या होता है बोलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसका फार्मूला E बाय एम इंटू टॉ, ई बाय एम इंटू टॉ, ई बाय एम इंटू टॉ। ये सब खूब पूछे जाते हैं बोर्ड में, थोड़ा रटिए फार्मूला सबको। अब शिफ्ट की बात कर रहे थे, शिफ्ट क्लियर हो गया दोनों। अगर स्लैब के अंदर एयर रहेगा तो फार्मूला होता है T इंटू म्यू माइनस 1, और स्लैब के अंदर में मीडियम रहेगा तब फार्मूला होता है T इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, T इंटू 1 माइनस 1 बाय T इंटू 1 माइनस 1 बाय। अगले दिन एक टर्म और हम इसमें छोड़े हैं पीछे, लेटरल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसको बताएंगे कल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पीछे था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसको अभी नहीं बता रहे हैं जान करके, क्योंकि आगे पढ़ाना है। जैसे कभी कभी रोड पे आप चलते हैं तो कार ओर से चलिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है तो आगे लगेगा पानी है। रोड पे NH उनएच पे जाइएगा जहाँ एसिलाइट अच्छा यूज करता है, अलकतरा जिसको कहते हैं, चलेगा आगे या तो बादल है या तो पानी दिखेगा, इस तरह से दिखता है। आखिर क्यों होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से। क्या होता है, जो भी रेज आते हैं वो टोटल का टोटल क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। जैसे डायमंड को काटा जाता है तो वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सब के विषय में अगले क्लास में पढ़ाएंगे। अभी कुछ क्वेश्चन देखिए, आप लोग को कल जो हम पढ़ाए थे उसी पे क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए इसको पढ़िए बाबू, क्वेश्चन को कल पढ़ाए थे ना, म्यू टू बाय भी माइनस म्यू वन बाय यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, उसी पे क्वेश्चन दिए। चलिए इसको पढ़िए, लिखिए और बनाइए। लिखिएगा सब लोग क्वेश्चन को। सभी लोग लिखिएगा। लिखिएगा सभी लोग, कोशिश करिए बनाने का, इसको भी बन जाएगा आप लोग से। थोड़ा दिमाग लगाइए सभी लोग। कोशिश करिए सभी लोग बनाने का, इसको बनेगा। वही कहानी है, एक तरफ कर्व सरफेस है, तरीका से जैसे भी बनाना है। याद होगा इधर ऑब्जेक्ट लेते थे, एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता था और इमेज यहाँ बनता था। ये म्यू टू है बाबू, ये म्यू वन है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। आपको रटाए हैं हम, याद होगा आप लोग को फार्मूला क्या होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से किधर है, लेफ्ट के राइट, लेफ्ट है तो हमेशा क्या लेंगे, माइनस के प्लस, माइनस लेंगे। कोशिश करिए आ जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस 0.6 मीटर। उसके बाद म्यू वन का वैल्यू एयर है तो 1 लेना, म्यू टू का वैल्यू 1.5 लीजिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करिए तो 0.25 मीटर ना।
अब देखिए फार्मूला क्या होता है, इसके बाद आप लोग सब जानते हैं फार्मूला, सिंपली दिमाग में सेट करिए। क्या होगा फार्मूला, कितना आया 4.5 आएगा। ठीक से करो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बहुत बच्चे गलत करते हैं, चलिए कोशिश करिए सभी लोग बनाने का। μ2 बाय भी माइनस μ1 बाय यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। फार्मूला क्या है ये लिख दिया सब लोग। इसका एक ही फार्मूला है μ2 बाय भी माइनस μ1 बाय यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। यहाँ से μ2 रहने दीजिए अभी, या पुट बाद में करिएगा। μ1 का वैल्यू 1 अपॉन माइनस 0.6 ना, 0.6 बराबर 1.5 माइनस 1 बाय 0.25। कैलकुलेट करोगे बाबू तो μ2 बाय भी माइनस माइनस प्लस 10 बाय 6 कर दें बाबू, पॉइंट को हटा दिए 10 बाय 6, और ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 2 होगा, नहीं होगा। 1.5 में से 1 घटेगा तो 0.5, और 0.5 में 0.25 से भागा देगा तो कितना होगा 2 होगा, तो 2 लिख दिए। अब यहीं से कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग, तो μ2 बाय भी बराबर 2 माइनस 5 बाय 3। बाबू एलसीएम 3 ले लीजिए, 6 माइनस 5 1 बाय 3, 1 बाय 3, 1 बाय 3 हो गया। तो यहाँ से भी की बात करोगे तो क्या लिखोगे 3 इंटू μ2, अब μ2 का वैल्यू कितना है 1.5, तो कितना हो जाएगा 4.5 मीटर। यही ना बोल रहे थे 4.5 मीटर आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.5 मीटर। सिंपली एक ही फार्मूला होता है इसका, μ2 बाय भी माइनस μ1 बाय यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। μ2 बाय भी माइनस μ1 बाय यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। μ2 बाय भी माइनस μ1 बाय यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। μ2 बाय भी माइनस μ1 बाय यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। एक ही तो फार्मूला ही है, μ2 बाय भी माइनस μ1 बाय यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। जहाँ ऑब्जेक्ट होता है उस मीडियम को μ1 कहते हैं, जहाँ इमेज फॉर्म कर रहा है उस मीडियम को μ2 कह रहे हैं। तो यहाँ पुट कर देंगे सबका वैल्यू। एक मीटर है, दूसरा सेंटीमीटर है, तो सबको मीटर में ही कन्वर्ट कर दीजिए और आंसर भी मीटर में ही ले आइए। आप लोग भी खुद से कोशिश करते तो बन जाता। एक ही फार्मूला ही है यहाँ पे, μ2 बाय भी माइनस μ1 बाय यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। μ2 बाय भी माइनस μ1 बाय यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। μ2 बाय भी माइनस μ1 बाय यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। कहीं दिक्कत है तो बोलिएगा। देखो यहाँ पे ये कट जाएगा, 1.5 में से 1 गया तो 0.5, हमें 25 से भगा दीजिएगा 0.25 से, तो क्या हो जाएगा 2। फिर कैलकुलेट कर दिए हैं ऊपर में। अरे कैलकुलेशन तो उतना खराब थोड़े होगा कि नहीं बनेगा, खाली इसमें ये पता चलना चाहिए क्या गिवन है, क्या नहीं दिया है, क्या निकालना है। 2 ही चीज़ तो देखना होता है। और एक फार्मूला μ2 बाय भी माइनस μ1 बाय यू बराबर क्या होता है μ2 माइनस μ1 बाय आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से राइट है इसलिए प्लस लिए हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट है इसलिए क्या लेते हैं माइनस। लिख लिए सब लोग। अब आज आप लोग को पहले लेंस में, लेंस तो बहुत तरह का होता है, मेन 2 तरह के हम लोग जानते हैं, एक कनकेव होता है, दूसरा कन्वेक्स होता है। कनकेव को 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं,
इस सब का चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सोच रहे हैं आज लेंस मेकर फार्मूला को पहले प्रूव्ड कर दे, क्योंकि लेंस मेकर फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार या तो कर्व लीनियर देगा या तो लेंस मेकर देगा, जो दे दोनों में से, दोनों याद रखना, या तो ये देगा अभी बताने वाले हैं या तो वो देगा, दोनों में से एक कन्फर्म रहेगा, इसका गारंटी। बढ़े आगे, चलिए देखिए इसके बाद बाबू लेंस मेकर फार्मूला ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये लेंस मेकर फार्मूला है बाबू, ये रिलेशन देता है फोकल लेंथ। किसमें बाबू? फोकल लेंथ में। इसको म्यू रिलेटिव भी लिख सकते हो, म्यू रिलेटिव। ये फोकल लेंथ में रिलेशन देता है, म्यू कहिए या इसी को म्यू रिलेटिव भी शॉर्टकट कहते हैं। इट इज रिलेटेड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रिलेटिव ऑफ द लेंस मटेरियल एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस। तो 1/4 फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फार्मूला ही है। ये कौन सा फार्मूला है बाबू? लेंस मेकर फार्मूला। ये पूछा जाएगा डेरिवेशन कि एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रिलेटिव है, या म्यू भी दे सकता है, म्यू रिलेटिव देगा या म्यू देगा, कोई दे सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा फोकल लेंथ और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, तो कहिएगा 1/4 फोकल लेंथ बराबर होता है म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, या 1/f बराबर म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसी को कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला, इसी को अभी तुरंत ड्राइव करेंगे। जहां पे म्यू कहिए या म्यू रिलेटिव कहिए, इसका फार्मूला क्या होता है? μ2/μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। म्यू रिलेटिव का मतलब ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। R1 है फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर M1 का, और R2 है सेकेंड का। उसके बाद दिखाते हैं कैसे प्रूव्ड होगा। ये खाली थ्योरी हमने लिखे में क्या निकालना है, अभी कुछ किए नहीं है, ये सिर्फ कौन क्या है उसको लिखे हैं। प्रूव्ड तो अब होगा, ये अभी क्वेश्चन ही है। 1/4 फोकल लेंथ का फॉर्मूला सीधे लिखेगा 1/4 फोकल लेंथ बराबर म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, या म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। लिखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट 2025 में आ रहा है ये, 12th बोर्ड में कन्फर्म रहना, गारंटी है आने का। या तो ये देगा या तो कर्व लीनियर फार्मूला, दोनों में से कोई एक कन्फर्म देगा, क्योंकि ये भी उसी पे ड्राइव होगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो म्यू कहिए या म्यू रिलेटिव कहिए। 1/4 फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/4 फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2।
एग्ज़ाम का भी पैटर्न चेंज हो रहा है। 3 महीना अल्टरनेट पे एग्ज़ाम होगा। पहले मंथली लेता था, अब उसको ख़त्म करके तिमाही, छमाही, बरमाही करेगा। उससे भी थोड़ा सा, क्योंकि एजुकेशन स्तर को सुधारने का काम किया जा रहा है, अभी कंटिन्यू इसी पे काम चल रहा है। उसमें भी बिहार बोर्ड ही क्वेश्चन जारी करेगा वो लोग का। कहा है लिख तो कहाँ से गधा आ गया है धरती पे जी। सीबीएसई में तो और सब कर्म कर देगा, जो भी है सीबीएसई वाला। सीबीएसई में पास करने वाला है तो जो बैसाखी के सहारा चले उसको सीबीएसई पास करना आसान है क्या? कैसे मैट्रिक पास करके चल आया वही आश्चर्य लगता है। नहीं, पैटर्न तो यही रहेगा। पैटर्न में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जैसा है 70 ऑब्जेक्टिव 70। कितना % याद रहता है एकांत में बैठ करके कभी पूछिएगा खुद से कि 20 ऑब्जेक्टिव भी सही नहीं बना पाइएगा 70 में। हम टेस्ट लेंगे 2-3 ठो ऑब्जेक्टिव का, खुद देखेंगे कि कै गो तू बना पाता है। हम खुद रहेंगे इसी क्लास में, इसलिए तैयारी करिए। किसी दिन जैसे सिलेबस ख़त्म हुआ रिवीजन करेंगे, किसी दिन पूरा टेस्ट लिया जाएगा। वही क्वेश्चन पैटर्न दिखाएंगे, देखो क्वेश्चन ये है कि नहीं है बोर्ड में, वही क्वेश्चन सब रहेगा। उसी को टेस्ट में भी हम खुद से ले करके देखेंगे कितना सही बना रहा है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पहले, तब 2 नंबर और 5 नंबर की बात है। 2 नंबर तो लिख भी नहीं पाता है कितना विद्यार्थी। लिए थे 2-4 बार, उसके बाद मूड खराब हो गया, लेना छोड़ दिए इसी वजह से, क्योंकि लिख ही नहीं पा रहा था क्वेश्चन। सामने क्वेश्चन पढ़ा है, 2 लाइन नहीं लिख पा रहा था सही। लिखो जल्दी लिखना। सब करो। लिखे इसको। अब इसके लिए हम लोग 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंगे। एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 मानेंगे, दूसरा का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। यहां पे याद रखिएगा आपको 2 रिफ्रैक्टिंग कर्व सरफेस लेना होगा। एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग R1 नाम देंगे और दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम हम लोग R2 देंगे। लिख लिया इसको? जो धीरे धीरे लिखता है वो बाद में भी लिख लेना। चलो लिखिए डेरिवेशन। इन केस ऑफ इमेज फॉर्म बाय द लेंस द इंसिडेंट इज रिफ्रैक्टेड ट्वाइस। कितने बार इंसिडेंट रिफ्रैक्ट करता है? 2 बार। एट फर्स्ट एंड सेकेंड सरफेस रिस्पेक्टिवली द इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट सरफेस I1 एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड एंड फाइनल इमेज I। डेरिवेशन में किसका जरूरत है? लिखिए पहले इसको। हम लोग क्या करते हैं इसमें, जो आपको रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिए हैं इसका मतलब कितने बार रिफ्रैक्ट करेगा ये? 2 बार। एक बार फर्स्ट सरफेस से, दूसरे बार सेकंड सरफेस से। तो फर्स्ट सरफेस के चलते इमेज बन रहा है I1 पे। फर्स्ट सरफेस के चलते इमेज बन रहा है I1 पे। फर्स्ट सरफेस के चलते इमेज बन रहा है I1 पे, जो सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट के तरह काम करेगा। सेकेंड के लिए किसके तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट के तरह। और फाइनल इमेज इसका बन रहा है I पे। लिखिए इसको डेरिवेशन में। यहाँ पे हम डायग्राम तुरंत बनाएंगे तब अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहले इसको लिख लीजिए। लैंग्वेज इतना लिखना पड़ता है। In case of image formation by a lens, the incident ray is refracted twice at first surface and second surface respectively. The image formed by the first surface के चलते इमेज कहाँ पे फॉर्म करता है? I1 पे। फर्स्ट सरफेस के चलते इमेज I1 पे।
सेकेंड के लिए वह किसके तरह काम करता है? ऑब्जेक्ट के तरह। सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट के तरह। और फाइनल इमेज कहाँ बनता है बाबू? इसका आई पे। और याद रखिएगा यहाँ पे जो लेंस का थिकनेस होता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? टी। और टी का वैल्यू टेंस टू 0 है, यानी बहुत ही कम है। बना लीजिए इसको। यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा तो दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। फर्स्ट सरफेस के चलते जहाँ इमेज बनता है उसका नाम हमने दिए हैं I1। और फर्स्ट सरफेस के चलते जो इमेज बनेगा वह सेकेंड के लिए किसके तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट के तरह। और इसका फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? आई पे। कहाँ पे? आई पे। कहाँ पे? आई पे। कहाँ पे? आई पे। और इसका जो थिकनेस लिया जाता है टेंस टू 0। इसका जो थिकनेस लिया जाता है टेंस टू 0। क्योंकि बिना डायग्राम का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें रे दिखाना होगा कि कैसे क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि रे से ही ड्राइव होते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको ड्राइव करने के लिए हमें किसका ज़रूरत पड़ता है बाबू? कर्व फार्मूला का। μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। सिंपली याद रखिएगा, यहाँ पे कितने बार इमेज बनता है? 2 बार। कितने बार? 2 बार। कितने बार? 2 बार। एक बार फर्स्ट सरफेस के चलते उसका इमेज होगा I1 पे, जो सेकेंड के लिए किसके तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट के तरह। किसके तरह? ऑब्जेक्ट के तरह। किसके तरह? ऑब्जेक्ट के तरह। लिख लिया सब लोग? फर्स्ट सरफेस के चलते जो इमेज बनेगा सेकेंड के लिए किसके तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट के तरह। फर्स्ट सरफेस के चलते इमेज कहाँ बनता है? I1 पे। कहाँ पे? I1 पे। कहाँ पे? I1 पे। कहाँ पे? I1 पे। सेकेंड के लिए वह किसके तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट के तरह। और फाइनल इमेज इसका कहाँ बनेगा? I पे। फाइनल इमेज कहाँ बनता है इसका? I पे। एक बार फिर आखिरी बार सुनिए। इसके लिए हम लोग 2 कर्व सरफेस लेते हैं। कितना? 2 कर्व सरफेस। फर्स्ट कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 मानते हैं, सेकेंड कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 मानते हैं। फर्स्ट कर्व सरफेस के चलते इमेज कहाँ बनता है? I1 पे। फर्स्ट कर्व सरफेस के चलते इमेज कहाँ बनता है? I1 पे। सेकेंड के लिए वह किसके तरह I1 काम करेगा? ऑब्जेक्ट के तरह। और इसका फाइनल इमेज कहाँ बनता है? I पे। क्लियर हो गया? सबको याद हो गया? चलिए देखिए, अब डायग्राम पहले बनाइए सब लोग। सबसे पहले 2 देखिए, एक ये हो गया बाबू कर्व सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेना R1, ये फर्स्ट है। अब देखिए दूसरा, हम इसके चलते खींचेंगे, ये है। तो एक आपके पास ये है और दूसरा ये है। इसका नाम आप फर्स्ट दीजिएगा, व्हाइट वाले को फर्स्ट, और इसका नाम क्या हम लोग दिए हैं? सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहीं पे रख सकते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा है, ये मीडियम अभी एयर है, तो इसका नाम क्या देंगे? μ1। इधर इस सरफेस, ये इधर डेंसर है, इसके लिए ये क्या है? डेंसर। तो इसका नाम क्या देंगे हम अपने मन से? μ2। क्या नाम दिए? μ2। लेकिन ये जो सरफेस है इसके इधर, इस सरफेस के इधर भी मान लीजिए अपने मन से कि क्या है? μ3। बाद में हम बोलेंगे कि μ1 और μ3 का वैल्यू क्या है? सेम। μ1 और μ3 का वैल्यू सेम है। अब सबसे पहले एक रे
किस पे आएगा बाबू? फर्स्ट सरफेस पे। यहाँ पे आ गया, ये रे फर्स्ट सरफेस पे आया, इंसिडेंट रे। इस रे का नाम क्या होता है? इंसिडेंट रे। अब ये रे फर्स्ट सरफेस पे आया और ये कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेकिन इसका परपेंडिकुलर कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे होगा, कट कर रहा होगा। अब इसके चलते इमेज कहाँ पे बन रहा है बाबू? I1 पे। कहाँ पे? I1। ये हो गया I1। ये किसके चलते इमेज की बात किए हम? फर्स्ट सरफेस के चलते। किसके चलते? फर्स्ट सरफेस के चलते। फर्स्ट सरफेस के चलते हमने इमेज कहाँ बनाए हैं बाबू? I1 पे। अब देखिए ध्यान से, यही रे फाइनली इमेज किसके चलते देगा बाबू? सेकेंड सरफेस के चलते। तो सेकेंड सरफेस के चलते इसका इमेज कहाँ बनेगा? जल्दी बोलो। सेकेंड सरफेस, ये सेकेंड सरफेस हो गया आपका, ये सेकेंड सरफेस। इसका फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? आई पे। कहाँ पे? आई पे। अब दो बार दिखाइए इसको, इसका फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? आई पे। दिखाइए इसको जल्दी। इसका मतलब दो बार हम लोग इसका रिफ्रैक्शन किए हैं। कितने बार रिफ्रैक्शन हुआ है बाबू? दो बार। एक बार फर्स्ट सरफेस के चलते और दूसरे बार सेकेंड सरफेस के चलते। और इसका फाइनल इमेज कहाँ बन गया? आई पे। अब देखिए ध्यान से, ये बीच का सेंटर है। यहाँ से I1 का डिस्टेंस को नाम देना V1। I1 के डिस्टेंस का क्या नाम दिए? V1, यानी फर्स्ट सरफेस के चलते इमेज है। और ये जो इमेज होगा बाबू, वह किस सरफेस के चलते होगा? सेकेंड सरफेस के चलते। और इस इमेज का नाम आप भी दीजिए। और आप जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? U के नाम से। दिखा दो। एक बार हम लोग फर्स्ट सरफेस का चर्चा किए हैं और दूसरे बार किसका? सेकेंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस के चलते इमेज I1 पे बना है, सेकेंड सरफेस के चलते इमेज I2 पे बना है। ये जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बाबू? R2। सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 और फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। क्योंकि दो सरफेस लिए हैं, एक वाइट कलर से दूसरा ग्रीन से लिए हैं। अब दो बार इसका हम लोग रिफ्रैक्शन करवाएंगे, एक बार फर्स्ट सरफेस के चलते, दूसरे बार सेकेंड सरफेस के चलते, प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार फर्स्ट सरफेस के माध्यम से, दूसरे बार सेकेंड सरफेस के माध्यम से। ऑब्जेक्ट O पे है और इसके सेंट्रल पॉइंट से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को U, फर्स्ट जो इमेज I1 पे बना है उसको हम लोग V1 नाम दिए हैं और फाइनल जो इमेज बना है I, उसको V नाम दिए हैं। फर्स्ट सरफेस के चलते जो इमेज बनता है सेकेंड के लिए, वह किसके तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट के तरह। तो तीन हम लोग लिए हैं, उधर μ1, ये बीच वाला जो है वह μ2 और इधर क्या लिए हैं? μ3। बाद में हम बोलेंगे कि μ1 और μ3 का वैल्यू क्या है? सेम, तब ये प्रूव्ड होता है ये, क्योंकि दोनों एयर में है। तब डिस्टेंस दिखा दो बढ़िया से। फर्स्ट सरफेस के चलते इमेज कहाँ पे बना है? पहली बार I1 पे। वह सेकेंड के लिए किसके तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट के तरह। जल्दी दिखाइएगा।
एक बार आप लोग फार्मूला लगाइएगा फर्स्ट सरफेस के लिए और दूसरा बार फार्मूला लगाइएगा सेकेंड सरफेस के लिए। ज़्यादा बड़ा नहीं, मेन डायग्राम समझ गए और लैंग्वेज 2 लाइन जो लिखा है उसको याद रखिएगा तो तुरंत प्रूव्ड हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम से ही हम प्रूव्ड करते हैं मैथमेटिकली। ये सब दे तो अच्छी बात है, क्योंकि नंबर इसमें नहीं कटता है, 5 का 5 नंबर दिया जाता है इसमें, क्योंकि ये मैथ का कंसेप्ट है जनरली। जिसमें लिखना होता है ना उसमें नंबर ज़्यादा नहीं मिलता है। लिखने वाले में आप कितनों कुछ करिएगा तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छूट ही जाता है, कितनों रट करके बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे नंबर कम, इसलिए जान बचाता है आपको मैथमेटिकली जो डेरिवेशन दिए जाते हैं, जैसे गॉस लॉ हो गया तो मैथमेटिकली प्रूव्ड होता है, ये हो गया मैथमेटिकली प्रूव्ड होता है। अब जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप दे दे तो वो मैथमेटिकली प्रूव्ड नहीं हो सकता, वो लिखना ही पड़ता है आपको, सब कुछ एजम्पशन करके लिखना ही पड़ेगा। लिख लिया इसको, डायग्राम बना लिए। हम लोग 2 बार रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, एक बार फर्स्ट सरफेस के चलते, तो फर्स्ट सरफेस के चलते इमेज डॉट लाइन में कहाँ पे बना है I1 पे, और वही I1 सेकेंड सरफेस के लिए किसके तरह काम करने लगा, ऑब्जेक्ट के तरह, और फाइनल इमेज कहाँ पे बनता है I पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यूजिंग कर्व और या कर्व लीनियर भी लिख सकते हो, कर्व रिफ्रैक्टिंग फार्मूला क्या होता है बाबू, बोलिए जल्दी। μ2/v फार्मूला लिख रहे हैं, μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। अब हम किस सरफेस का पहला चर्चा करोगे, जल्दी बोलिए। फॉर कर्व सरफेस वन, कर्व सरफेस 1 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बाबू, कर्व सरफेस 1। अब ध्यान से देखिए, 1 की बात करते हैं तो इमेज μ2 तरफ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है μ2, तो यहाँ लिखोगे μ2 रहेगा ही, और v के बदले क्या लोगे बाबू v1। फर्स्ट सरफेस के चलते इमेज कहाँ बन रहा है v1 पे। ऑब्जेक्ट ठीक है यूं ही होगा, और यहां से μ2 माइनस μ1, रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का क्या माने हैं r1, इसका नाम दीजिए फर्स्ट, इसका क्या नाम दिए फर्स्ट। अब देखिए फिर दूसरे बार हम यूज करेंगे फॉर्म कर्व सरफेस 2, फॉर्म कर्व सरफेस 2। अब सुनो ध्यान से, अब ऑब्जेक्ट कहां पे है μ2 में, ऑब्जेक्ट कहां पे है तो इमेज कहां बनेगा μ3 में। ध्यान से सुनो, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में है μ2 में, क्योंकि ध्यान से सुनिए पहले, फर्स्ट सरफेस के चलते जो इमेज होगा, फर्स्ट सरफेस के चलते जो इमेज होगा, फर्स्ट सरफेस के चलते जो इमेज होगा सेकंड के लिए किसके तरह काम करता है ऑब्जेक्ट के तरह। किसके तरह ऑब्जेक्ट के तरह, किसके तरह ऑब्जेक्ट के तरह। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे चला गया μ2 में, क्योंकि फर्स्ट का इमेज μ2 में बना, और जो फर्स्ट का इमेज होता है वो सेकंड के लिए किसके तरह काम करता है ऑब्जेक्ट के तरह। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अब किस में है μ2 में, तो इमेज कहां होगा μ3 में। तो देखिए फ्रॉम सेकेंड सरफेस की बात करेंगे तो इमेज मान लीजिए μ3 में है, और फाइनल इमेज का पोजीशन क्या है बाबू भी। अब देखिए यहां पे μ2 लिखोगे, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां पे है v1 में, ऑब्जेक्ट v1 लिख दोगे कोई दिक्कत। फिर यहां पे क्या लिखेगा बोलिए μ3 माइनस μ2 अब है बाबू r2। हो गया, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा इसमें।
सेकेंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, फर्स्ट के लिए R1। क्लियर। फर्स्ट का जो इमेज होगा सेकेंड के लिए किसके तरह काम करता है? ऑब्जेक्ट के तरह। कोई दिक्कत है तो बोलो अभी। भेजा नहीं घुस रहा है? अरे कदे तू ब्रेन है कि तोहर ढील है कारे। देख इधर, ये सेकेंड सरफेस है, ये जो इमेज है फर्स्ट सरफेस का, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट के तरह काम किया, इसलिए इसका डाइवर्जिंग है, तो इसलिए ये पहले ही इसका इमेज बना दिया। अब चलो देखो ध्यान से, अब फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दे, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दीजिए आराम से। देखिए तुरंत प्रूव्ड हो जाता है यहीं पे। जब फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे हम लोग, ध्यान में रखिएगा कैसे कर रहे हैं, इसको रट जाना। फर्स्ट और सेकेंड को जब जोड़ोगे बाबू, तो देखिए μ2 बाय V1 माइनस μ1 बाय U प्लस μ3 बाय V माइनस μ2 बाय V1 बराबर μ2 माइनस μ1 बाय R1 प्लस μ3 माइनस μ2 बाय R2। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत? यहां से μ3 बाय V माइनस μ1 बाय U बराबर μ2 माइनस μ1 बाय R1। फिर एगो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ माइनस कॉमन लेगा तो क्या लिखोगे? μ2 माइनस μ3 बाय R2। माइनस कॉमन लीजिए तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? अब माइनस हो जाएगा। लिखिए पहले इतना। अब आप जानते हैं कि μ1 और μ3 हम सेम एजम्पशन किए थे, हम सिर्फ प्रूव्ड करने के लिए अलग अलग नाम दे ताकि कन्फ्यूजन किसी को ना हो। तो आपको ये भी पता है कि μ1 और μ3 दोनों सराउंडिंग को ही रिप्रेजेंट करता है। तो μ1 बराबर अब यहाँ से आप लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं बाबू। पुट कर दीजिएगा, वैल्यू निकल जाएगा। जहाँ पे μ3 है वहाँ पे μ1 कर दो, जहाँ पे μ3 है वहाँ पे क्या कर दोगे? μ1। तो μ1 बाय V माइनस μ1 बाय U कॉमन दिखे इतना। बढ़े आगे हम, एक बार रुक जाइए थोड़ा, हम एक स्टेप बढ़ जाते हैं। μ1 बाय V रुक जाइए बताएंगे, माइनस μ2 बाय U है ना जी, बराबर μ1 ही है। देखिए यहाँ पे μ1 ही है, यहाँ पे μ2 नहीं होगा, μ1 होगा। μ1 बाय V बराबर, पहले क्या था? μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 बाय R1 माइनस μ3 के बदले क्या लिखोगे? μ2। अरे μ1 के बदले, μ3 के बदले μ1 लिखोगे, तो μ2
μ1 μ3 यहाँ था तो μ1 बाय क्या लिखोगे R2। अब यहाँ से μ1 कॉमन ले लो तो 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू बराबर इससे भी कॉमन लीजिए μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब देखिए आप जानते हैं 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू को 1 बाय एफ कहते हैं लेंस में, तो लेंस का फॉर्मूला की बात करोगे तो 1 बाय एफ। अब इस μ1 को डिवाइड करिए तो μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब ध्यान से देखिए 1 बाय फोकल लेंथ बराबर μ2 बाय μ1 μ1 बाय μ1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो यहाँ से 1 बाय फोकल लेंथ की बात करिएगा तो ये हो जाएगा म्यू रिलेटिव, μ2 बाय μ1 को म्यू रिलेटिव कहते हैं, तो म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। यही प्रूव्ड हो गया। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, आप लिखिए एक स्टेप बढ़ा करके हम कर देते हैं। सिर्फ इतना ही याद रखना है इसमें कि μ1 और μ3 का वैल्यू क्या होता है सेम, μ1 और μ3 का वैल्यू क्या होता है सेम। उसी के आधार से हम इसको प्रूव्ड करते हैं। μ1 और μ3 का वैल्यू अगर आप सेम कर देंगे तो ये तुरंत प्रूव्ड हो जाएगा। इसमें ध्यान यही रखना होता है कि हम फर्स्ट सरफेस के चलते जो इमेज बनता है सेकंड के लिए वह किसके तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट के तरह। फर्स्ट सरफेस के चलते जो इमेज बनता है सेकंड के लिए वह किसके तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट के तरह। फर्स्ट सरफेस के चलते जो इमेज बनेगा सेकंड के लिए वह किसके तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट के तरह। ये डेरिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कल और आज जो दोनों पढ़ाए हैं दोनों रट जाइएगा। दोनों में से कोई न कोई एक आप लोग को इस बार बोर्ड में देगा, चाहे लेंस मेकर दे या कर्व लीनियर फार्मूला दे, दोनों में से कोई न कोई देना ही देना है। इसके बाद अब एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें और बचता है, वह है आपका इंस्ट्रूमेंट में से। प्रिज्म से भी पूछे जाते हैं। प्रिज्म से 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है, 2 ऑब्जेक्टिव। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए बढ़िया से, हम कर देते हैं, सब पीछे हो जाएगा।